Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 13th of March 2021। तो 13 मार्च 2021 का पूरा द हिंदू एनालिसिस देखते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट आपके यूपीएससी के लिए, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, प्रीलिम्स के हिसाब से, मेंस के हिसाब से, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस न्यूज़ एनालिसिस में। प्लीज़ डू लाइक इट एंड डू शेयर इट अगर आपको पसंद आ रहा है तो। सबसे पहले आज के सवाल जिनके जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबल ब्रेस्ट कैंसर इनिशिएटिव। तो ग्लोबल ब्रेस्ट कैंसर इनिशिएटिव के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इट एम्स टू रिड्यूस द ग्लोबल ब्रेस्ट मोर्टेलिटी बाय 2.5% बाय 2040। 2040 तक 2.5% तक घटाना है ग्लोबल ब्रेस्ट कैंसर मोर्टेलिटी को। सेकंड है, इट वॉज लॉन्च्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन कोलैबोरेशन विद द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो WHO इन कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने इसको एस्टैब्लिश किया। ये आपको बताना है क्या इसका सही स्टेटमेंट है या नहीं है। सो दीज आर द स्टेटमेंट्स फॉर यू एंड प्लीज डू ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, श्रमिक कल्याण पोर्टल। श्रमिक कल्याण पोर्टल इज अ पोर्टल लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसको किसने लॉन्च किया है श्रमिक कल्याण पोर्टल को? इंडियन रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च किसने किया है? तीसरा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी सेलिब्रेट्स द हेरात फेस्टिवल। तो हेरात फेस्टिवल इनमें से कौन सी कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, कोडावा ट्राइब, कश्मीरी पंडित्स, ज़ोरोएस्ट्रियंस या मुंडा ट्राइब्स। तो इनमें से कौन से सेलिब्रेट करती हैं हेरात फेस्टिवल? तो दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे। प्लीज डू ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। पॉज द वीडियो, अटेम्प्ट कर लीजिए, मैं आपको आंसर से कर देता हूँ। पहला सवाल हमने पूछा था कि ग्लोबल ब्रेस्ट कैंसर इनिशिएटिव के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स कौन कौन से सही है। तो इसके दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। बेसिकली वुमेंस डे 8 मार्च को मार्क करने के लिए WHO ने इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर IARC और इंडियन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है IAEA, तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ और इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर के साथ मिलकर के WHO ने ये इनिशिएटिव किया है। दोनों स्टेटमेंट सही है। इसका एक एम ये भी है कि ग्लोबल ब्रेस्ट कैंसर मोर्टेलिटी को 2.5% से रिड्यूस करना है बाय 2040 तक। दूसरा सवाल मैंने पूछा था, श्रमिक कल्याण पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो इंडियन रेलवेज ने लॉन्च किया है श्रमिक कल्याण पोर्टल, 100% कंप्लायंस ऑफ पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस के साथ अडेयर करने के लिए, कि 100% कंप्लायंस हो पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस के साथ, इसलिए श्रमिक कल्याण पोर्टल लॉन्च किया गया। तीसरा सवाल मैंने पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज सेलिब्रेट द हेरात फेस्टिवल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी, कश्मीरी पंडित्स है। दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज 3 क्वेश्चंस। आगे मूव करते हैं, न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में आते हैं। पहली जो न्यूज़ है वो है बामियान बुद्धा, जो कि अफगानिस्तान के बहुत फेमस है। बामियान बुद्धा, इनको तोड़ दिया गया था तालिबान के अटैक के द्वारा, तो इनको 3D प्रोजेक्शन के थ्रू दोबारा लाइव किया गया। 3D प्रोजेक्शन के थ्रू दोबारा लाइव किया गया है बामियान बुद्धा को। इट वॉज ब्रॉट बैक टू लाइफ विद द हेल्प ऑफ 3D प्रोजेक्शन, याद रखिएगा। एंड बामियान जो वैली है वो अफगानिस्तान की वैली है, बामियान वैली अफगानिस्तान में है। एंड द इवेंट विच इज नोन एज अ नाइट विद बुद्धा वॉज हेल्ड ऑन द एनिवर्सरी ऑफ एनहिलेशन। तो अ नाइट विद बुद्धा भी एक इवेंट हुआ था, जो कि उस दिन किया गया था जिस दिन एनिवर्सरी थी एनहिलेशन की, मतलब कि जब तालिबान ने उस बामियान बुद्धा के स्टैचू को तोड़ा था। तालिबान स्टार्टेड ब्लोइंग अप 2 ऑफ द बुद्धा स्टैचूज ऑफ बामियान वैली ऑफ अफगानिस्तान इन द मंथ ऑफ मार्च 2001। 2001 के मार्च में उन्होंने स्टार्ट कर दिया था इसको, बामियान स्टैचू को तोड़ने का काम, ठीक है ना। एंड दिस इज अ बेसिक क्लासिकल ब्लेंडेड एग्जाम्पल ऑफ गांधारा स्टाइल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो गांधारा स्टाइल ऑफ आर्ट जो थी और द ब्लेंड ऑफ आर्टिस्टिक स्टाइल ऑफ गुप्ताज, ससैनियन, हेलेनिस्टिक स्टाइल, ये सारी आप देख सकते थे बामियान बुद्धा में। Statues were called by locals as male salsal, meaning कि light shines through the universe। जो male were called by locals as male salsal, and अगर as female करे तो शमामा, याद रखिएगा, शमामा as female and salsal as male, ठीक है ना। दूसरी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है कि वेटरन इंडियन वुमेन्स क्रिकेटर मिताली राज हैज़ बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर दैट हैज़ कंप्लीटेड द 10,000 इंटरनेशनल रन्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर है जिसने कि 10,000 रन पूरे किए हैं वुमेन के उसमें, तो वो है मिताली राज, एंड दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। शी बिकेम द सेकंड वुमेन क्रिकेटर इन द इंटरनेशनल लेवल टू कंप्लीट द 10,000 रन। इंटरनेशनली वो सेकंड वुमेन है और इंडिया की तरफ से फर्स्ट वुमेन है, तो आपको याद रखना है। तीसरी न्यूज़ है कि यूरोपियन पार्लियामेंट हैज़ डिक्लेयर्ड होल of the European Union as LGBTIQ फ्रीडम जोन। याद रखेगा, यूरोपियन पार्लियामेंट ने डिक्लेयर किया कि पूरा का पूरा जो यूरोपियन यूनियन रहेगा वो LGBTIQ फ्रीडम जोन रहेगा, है ना।
मतलब कि दिस सिंबॉलिक रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन द आंसर टू लोकल अथॉरिटीज इन पोलैंड who were labeling themselves as LGBT आइडियोलॉजी फ्री जोन। अब पोलैंड में जो लोग हैं वो खुद को LGBT आइडियोलॉजी फ्री जोन बना रहे हैं, तो इसके रिस्पॉन्स में यूरोपियन यूनियन ने रेजोल्यूशन पास किया यूरोपियन यूनियन को एज LGBTIQ फ्रीडम जोन, है ना। पोलैंड में एक्चुअली में क्या है कि सेम सेक्स जो रिलेशनशिप है वो लीगल नहीं है, और उन्होंने जो सेम सेक्स के कपल्स होते हैं अगर वो चाइल्ड को अडॉप्ट करना चाहे तो उसको पे भी बैन लगा रखा है, ठीक है ना। लेकिन सिंगल पेरेंट्स के अलाउड है। तो क्या होता है कई बार सेम सेक्स के जो कपल्स रहते हैं वो भी सिंगल पेरेंट बन करके अडॉप्ट कर लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं। तो उस चीज़ को रोकने के लिए उन्होंने ये नया पोलैंड भी लेकर के आ रहा था, तो उसी के रिस्पॉन्स में यूरोपियन यूनियन ने एक रिस्पॉन्स ला दिया, ठीक है ना, कि हम वो LGBTIQ फ्रीडम जोन रहेंगे। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस्ड एन इनिशिएटिव कॉल्ड ग्लोबल ब्रेस्ट कैंसर इनिशिएटिव। तो ग्लोबल ब्रेस्ट कैंसर इनिशिएटिव WHO ने लॉन्च किया है, और इसका जो मेन एम है वो क्या है, टू रिड्यूस द ग्लोबल ब्रेस्ट कैंसर मोर्टेलिटी बाय 2.5% बाय 2040, एंड दिस इनिशिएटिव विल पर्टिकुलरली फोकस ऑन रिड्यूसिंग द डेथ इन लो इनकम कंट्रीज। जो लो इनकम कंट्रीज है उसमें डेथ को कम करना है ना। एंड वहीं पे ऐसी जगह है जहाँ पे डिसीज़ को टैकल करने के लिए थोड़ा प्रोग्रेस कम है, तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। ऊपर तो मैंने आपको बता ही दिया क्वेश्चंस में कि ये इनिशिएटिव WHO का है, IAEA का है एंड IARC का है, ठीक है ना। अगली जो न्यूज़ है वो है क्वाड लीडर्स फॉर ओपन फ्री इंडो पैसिफिक। अब आप सबको पता है क्वाड लीडर्स की मीटिंग हुई थी, मैंने कल ही बताया था आपको कि क्वाड लीडर्स में 4 कंट्रीज आती हैं, जिसमें आपका इंडिया आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, USA आता है और आपका जापान आता है, ठीक है ना। याद रखिएगा 4 कंट्रीज। अभी इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी का कहना था कि वी आर यूनाइटेड बाय द डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड अवर कमिटमेंट्स टू अ फ्री ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक। मतलब कि ओपन इंडो पैसिफिक, फ्री इंडो पैसिफिक की बात बेसिकली सबने की है ना। इंडो पैसिफिक रीजन के लिए ही है एक्चुअली में, ये सब आपको पता होना चाहिए। So that is the thing which is important. Now Supreme Court gave a very important judgment that bureaucrats cannot be the state election commissioners. Supreme Court ने कहा है कि bureaucrats cannot be the state election commissioners. Independent persons should hold the post. Independent persons को post hold करने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि the government has made the mockery of the constitution. The government has made the mockery of the constitution. क्यों? गोवा में क्या हुआ, द जजमेंट हैज क्रिटिसाइज द गोवा गवर्नमेंट, जहां पे क्या हुआ कि लॉ सेक्रेटरी को एडिशनल चार्ज दे दिया गया स्टेट इलेक्शन कमीशन का, है ना। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का एडिशनल चार्ज दे दिया गया वहां के लॉ सेक्रेटरी को गोवा गवर्नमेंट ने, ठीक है ना। गोवा गवर्नमेंट गेव इट्स लॉ सेक्रेटरी द एडिशनल चार्ज ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, एंड दिस हैज व्हाट हर्ट द सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर का काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो, लेकिन ऐसी पोस्ट नहीं कि आप उसको मतलब कि एडिशनल चार्ज में किसी ब्यूरोक्रेट को थमा दिए। यू शुड ऑलवेज गिव दिस पोस्ट टू इंडिपेंडेंट पर्संस, ओनली इंडिपेंडेंट पर्सन शुड होल्ड द पोस्ट, एंड अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू नॉट इंटरफेयर विद द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट कैन नॉट इंटरफेयर विद द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब आपने लॉ सेक्रेटरी को ही बना दिया, अब लॉ सेक्रेटरी अपने मन से क्या ही करेगा, ठीक है ना। सो that is the thing which is important, and enough independence should be maintained at the election commission level. तो ये भी बेसिकली एक बात है जो कि दिमाग में रही होगी सुप्रीम कोर्ट के। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। आगे मूव करते हैं। द न्यू मीडिया रूल्स आर अ टाइटनिंग न्यूज। अब न्यू मीडिया रूल्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स है थोड़ा हम एक बार डिटेल में देख लेते हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो कि यहाँ पे हैं। सबसे पहली चीज मैं आपको बताता हूँ कि ये गवर्नमेंट के लिए जो सबसे पहले ऑथर ने जो बोला है वो ये बोला है कि गवर्नमेंट काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाती जा रही है। धीरे धीरे मीडिया का जो स्टेटस है वो 4th पिलर का जो उसका रोल था, 4th पिलर का रोल ये था कि वो सारे पिलर्स पे चेक एंड बैलेंस बना करके रखेगा, 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बनेगा। लेकिन मीडिया को क्या बना दिया गया है, कुछ नहीं बना दिया गया, एक जोकर बना कर रख दिया गया है गवर्नमेंट में। दिस इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग कि मीडिया किसी काम की नहीं रह गई है, एंड पेड मीडिया बहुत ज्यादा चलने लगा, चाहे वो पेड मीडिया का कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो मतलब कोअर्स्ड मीडिया का कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो गोदी मीडिया का कंसेप्ट, आप कुछ भी ले लो, ऑथर ने वही सारी चीज़ यहाँ पे बोली है। दूसरी चीज़ जो ऑथर ने यहाँ पे बोली है वो रिसेंट OTT प्लेटफॉर्म्स और मीडिया के लिए जो रूल चेंज किए गए उनके ऊपर है। ऑथर ने कहा कि ये जो सोशल मीडिया है ये एक इंडिपेंडेंट मीडिया की तरह काम कर रही थी जो सही तरीके से जज कर रही थी।
तो आपने उसको भी पकड़ लिया, उसको भी आपने हैरास करना शुरू कर दिया बाय और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रूल्स, है ना। सोशल मीडिया रूल्स के तहत आपने उसको भी परेशान करना शुरू कर दिया। अगली चीज जो ऑथर ने बोली है कि सबसे अधिक जो इम्पैक्ट पड़ेगा ये किस पे पड़ेगा, तो सबसे अधिक इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो स्मॉल मीडिया हाउसेस पे पड़ेगा। जो स्मॉल मीडिया हाउसेस हैं या जो बहुत बड़े बिजनेसेस नहीं हैं, बड़े बिजनेसेस जो नहीं है, स्मॉल बिजनेसेस जो हैं उनके ऊपर पड़ेगा। क्योंकि इंडिपेंडेंट डिजिटल, भाई क्या होता है, कई बार 3-4 लोगों ने मिलकर ही एक जैसे न्यूज लॉन्ड्री खोल ली, कुछ भी खोल लिया, तो अब वहां पे वो बेचारे कर रहे हैं, कुछ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनके पास इतने फंड नहीं है कि वो आपके जितने भी प्रोविजंस हैं उनको फुलफिल कर सकें। चलो जी न्यूज़ कर सकता है, एबीपी न्यूज़ कर सकता है, जो भी बड़े बड़े न्यूज़ हाउसेस हैं ये सब कर सकते हैं। लेकिन अब अगर आप ये इमेजिन करो कि कोई बेचारा कोई जस्ट यूट्यूब के थ्रू जिसने शुरू किया होगा, अब वो यूट्यूब के थ्रू उसने न्यूज़ चैनल शुरू किया तो वो कैसे कर पाएगा, है ना। ये सबसे बड़ी परेशानी वाला सबब रहेगा। अगली चीज जो है वो ये है कि एक जो 3 टियर रेजोल्यूशन प्रोसेस बनाया गया है। अब आपको पता होना चाहिए कि पहले उन्होंने बोला कि आप सेल्फ रेगुलेशन करोगे, यू विल डू अ सेल्फ रेगुलेशन, देन एक रेगुलेटर, सेल्फ रेगुलेटर बॉडी होगी, सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी होगी, एंड फिर एक गवर्नमेंट की बॉडी होगी। अब ऑथर ने कहा कि देखो ये तो बिल्कुल मजाक बना के रख दिया कि सेल्फ रेगुलेशन के बाद आपको भरोसा नहीं, आपने सेल्फ रेगुलेशन बॉडी बना दी, उसके ऊपर भी भरोसा नहीं है, तो उसके बाद आपने एक गवर्नमेंट की भी बॉडी रख दी है। मतलब गवर्नमेंट ही खुद के ऊपर केस मतलब गवर्नमेंट ही खुद केस करेगी और लास्ट में गवर्नमेंट ही जज करेगी, है ना। कि गवर्नमेंट जब केस करेगी तो सेल्फ रेगुलेशन बॉडी को बोल देगी कि हम नहीं मानते, वो सेल्फ रेगुलेशन को बोल देगी हम नहीं मानते, फिर वो जाएगा बात गवर्नमेंट कमेटी तक जाएगा, और गवर्नमेंट कमेटी तो फिर वही डिसाइड करेगी ना जो गवर्नमेंट चाहती है। तो मतलब आप ही बोलोगे भी कि हमारे साथ ये हुआ है, और आप ही फिर उसको बाद में जज भी करोगे। सो दिस इज द थिंग विच इज गोइंग टू बी अ बिगर इशूज, है ना। तो दिस वॉज द थिंग जो कि ऑथर ने मेंशन किया। एंड इट इज़ अ फाइनेंशियल थ्रेट, जो मैंने ऊपर बताया था आपको कि क्यों स्मॉल बिजनेसेस के लिए नहीं ये सुटेबल है, बिकॉज उनके पास इतना फाइनेंस नहीं रहता, और इनके जो प्रोविजंस है मीडिया हाउसेस के, जो ये मीडिया कोड है, उसको अगर फॉलो करना है तो आपको बहुत सारा उसके लिए फाइनेंस भी चाहिए, ठीक है ना। यू हैव टू हैव फाइनेंस देयर, एंड इतने ज़्यादा मोनेटाइजेशन के एवेन्यूज़ है नहीं जिनके थ्रू ये मीडिया हाउसेस चल पाए। बेचारे ये डोनेशन या उस पर चलते हैं, या ज़्यादा डोनेशन पे भी, कुछ तो डोनेशन भी नहीं मिलता तो उस पर चलते रहते हैं, मतलब कि यूट्यूब एड्स इन सब के ऊपर चल रहे हैं। तो ऐसे में आप इनसे एक्सपेक्ट करो कि ये सारे मैकेनिज्म बना लें, रिड्रेसल ऑफिसर को अपॉइंट करें, है ना। सो दैट इज नॉट अ वेरी वैलिड पॉइंट। देन इरोडिंग द पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, जैसे मैंने कहा कि जो 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी था, इस सेंसरशिप के कारण वो 4th पिलर अपनी वैल्यू होता जा रहा है, ठीक है ना। एंड ऑल दीज थिंग्स आर मेकिंग दिस फोर्थ पिलर मतलब कि बिल्कुल इनफेक्टिव बना के रख दिया है। दिस 4th पिलर इज ग्रोइंग टू बी वेरी इनफेक्टिव नाउ, है ना। आगे ऑथर ने क्या क्या देख लेते हैं। एट द रिस्क ऑफ साउंडिंग टंग इन चीक, दिस नोटिफिकेशन ऑल्सो बेग्स द क्वेश्चन एज टू व्हाई द गवर्नमेंट शुड गो टू सच डिवियस लेंस टू ट्रैमल द प्रेस फ्रीडम। तो क्यों गवर्नमेंट इतना प्रेस फ्रीडम को कर रही है, जबकि खुद उसके पास बहुत सारे रूल्स हैं, जैसे कि सिडिशन का लॉ है, अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट यूएपीए है ना। गवर्नमेंट इन सब एक्ट्स को भी आज तक बंद नहीं किया, जबकि कॉलोनियल लेगेसी वाले एक्ट्स हैं ये, फिर भी इनको बंद नहीं किया। इट वांट्स मोर एंड मोर ऑफ दैट, है ना। सो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, एंड इसको याद रखिएगा। यहाँ पे दूसरा जो आर्टिकल है वो है कास्टिंग द एशियन डाइस ऑन द वेस्ट एशिया बोर्ड। तो बिल्कुल वही वाली बात है कि वेस्ट एशिया बहुत इंपॉर्टेंट है एशियन कंट्रीज के लिए, स्पेशली जैसे कि हमने अभी देखा कि इंडिया की एयरफोर्स पहली बार यूएई के द्वारा अरेंज की गई डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। इंडिया ने पार्टिसिपेट किया किसमें, इंडियन एयरफोर्स ने पहली बार पार्टिसिपेट किया डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज, जो कि इंडिया के अलावा जिसमें यूएई, बहरीन, फ्रांस, सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स भी हैं। दूसरी चीज़ हमको कैसे पता चलता है कि वेस्ट एशिया की इंपॉर्टेंस क्या है। अभी रिसेंटली हमने देखा था कि वेस्ट एशिया में अब्राहम अकॉर्ड्स हो रहे थे। अब्राहम अकॉर्ड्स मतलब कि जैसे यूएई, बहरीन और इजराइल ये सब मिल करके अपने साथ पैक्ट कर रहे हैं ना। अब्राहम अकॉर्ड जो है उसमें क्या हो रहा है कि इजराइल के साथ यूएई और बहरीन जो है वो फ्रेंडशिप पैक्ट कर रहे हैं, फ्रेंडशिप ट्रीटी कर रहे हैं, है ना। तो ये अरब और इजरायली वर्ल्ड जो है थोड़ा क्लोज आ रहा है, तो इट इज कमिंग क्लोज अंडर द अब्राहम अकॉर्ड्स, ये भी आपको याद रखना है। देन क्रूड ऑयल में हमने देखा कि इंडिया का सबसे बड़ा जो क्रूड ऑयल जो आ रहा है वो सऊदी अरेबिया से आ रहा है, फिर इराक से आ रहा है। ये दोनों एक दूसरे को आगे पीछे करते रहते हैं। तो सऊदी अरेबिया और इराक जो है वो टॉप 2 है हमारे, कहना चाहिए, ठीक है ना, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और हमको मेक श्योर करना चाहिए कि ईरान में जो टेंशन है वो खत्म हो जाए। जैसे ईरान के जो टेंशन है अगर वो खत्म हो गए, JCPOA यानी कि जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन है कि न्यूक्लियर डील जो है ईरान की, अगर वो सक्सेसफुल आती है
और ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस हट जाते हैं तो हम भी काफ़ी कुछ उनसे इंपोर्ट कर सकते हैं, ऑयल ले सकते हैं, सारी चीज़ें हम वहाँ से ले पाएंगे। ठीक है ना, आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। ब्रिंग डाउन द बेंजीन एमिशन एट फ्यूल आउटलेट सेज पैनल। अब पैनल ने कहा है कि जो बेंजीन एमिशन है वो सबसे अधिक कहाँ पर होता है, फ्यूल स्टेशंस में होता है। PM 2.5 सबसे अधिक कहाँ होता है, फ्यूल स्टेशंस में होता है। तो NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, NGT के बारे में आप सबको सारी चीज़ें मैंने बता दी है, 2010 बता दिया है मैंने, बता दी कि इंडिया 3rd कंट्री है जिसने NGT लेके आया। पहली थी ऑस्ट्रेलिया, दूसरी थी न्यूजीलैंड। 2 एक्ट्स जो नहीं लागू होते हैं, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 लागू नहीं होता है, 72 हो गया। 1927 का फॉरेस्ट एक्ट लागू नहीं होता, फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006 लागू नहीं होता है। इनके एक्ट्स को ये मॉनिटर नहीं करता है NGT। ठीक है ना, तो ये मैंने आपको बता दिया, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है ना, तो ये एक जो चीज़ है इंपॉर्टेंट वही है कि इन्होंने बोला कि जो फ्यूल स्टेशंस हैं वो वेपर रिकवरी सिस्टम को इंस्टॉल करवाएं अपने स्टेशंस में, एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करवाएं, है ना। पेसो के साथ कोऑर्डिनेशन में रहे। पेसो क्या है, पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। आपके लिए सवाल ये है कि पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, वेरी टफ क्वेश्चन, मैं तो बोलूंगा इसको बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन है ये। तो पेसो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, अगर आप बता दें दैट विल बी गुड, है ना। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको प्रमोट होना चाहिए, ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे तो एमिशन थोड़ा कम रहेगा, सो दैट इज अ थिंग। G20 लीडर्स, ये क्या है यार G20 लीडर्स, आपको बता दो G20 एक्चुअली में क्या है। कांग्रेस पार्टी ने अपने 23 उनके सिग्नेटरीज बनाए हैं, तो कांग्रेस के ये 23 लीडर्स हैं जो अभी 4 स्टेट्स में इलेक्शन होने वाला है ना, उसके पहले उसके उस पर बनाया है, उसमें प्रमोशन के लिए। ठीक है ना, तो याद रखिएगा G23 अगर आपसे किसी ने पूछ लिया तो उसको बता देना है आपको। अगला है नीट का जो एग्जाम है वो 1 अगस्त को होगा, तो जिन आपके भाई बहन जो भी देना चाहते हैं याद रखिएगा कि नीट का जो एग्जाम है वो 1 अगस्त को होगा। नाउ AICTE यानी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का कहना है कि फिजिक्स और मैथ्स, अब जरूरी नहीं है कि आप इंजीनियरिंग का एडमिशन लेने के लिए फिजिक्स और मैथ की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है इस बार की 2020 की, वो एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच लेकर के आता है ना। उन्होंने ये कहा है, AICTE ने अप्रूवल दिया है दैट स्टूडेंट्स ओनली नीड टू स्कोर 45% इन एनी 3 सब्जेक्ट्स, है ना। अकॉर्डिंग टू AICTE's अप्रूवल प्रोसेस हैंडबुक, स्टूडेंट्स नीड टू स्कोर ओनली 45% इन द 3 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ 14 इन ऑर्डर टू क्वालिफाई। ठीक है ना, सब्जेक्ट्स में फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, बिजनेस स्टडीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब्जेक्ट्स के लिस्ट में से 3 में 45% से ऊपर लाना है। ठीक है ना, एंड यूनिवर्सिटीज विल ऑफर सुटेबल ब्रिज कोर्सेज। अब फिर इसके बाद यूनिवर्सिटीज क्या करेंगी, ब्रिज कोर्सेज कराएंगे, जैसे कि मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, इंजीनियरिंग, ड्राइंग हो गया, इन सब के ब्रिज कोर्सेज कराएंगी फॉर स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड। मान लो कोई एग्रीकल्चर का बंदा है तो उसके लिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स के भी कोर्सेज रहेंगे ब्रिज कोर्सेज के नाम से। ठीक है ना, अगर उनके अंदर डिजायर है कुछ सीखने की तो। ठीक है, तो ये कुछ AICTE ने अपनी हैंडबुक को पास किया है, देखते हैं किस तरीके से अप्लाई होगी, है ना। अब आगे और डिटेल आएगी, लेकिन अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई है कि फिजिक्स और वो ज़रूरी नहीं है, अगर आप करना है ब्रिज कोर्सेज AICTE की यूनिवर्सिटीज़ कराएंगी। जस्टिस इंदु मल्होत्रा टेन्योर एंड, जस्टिस इंदु मल्होत्रा सबको पता है, फर्स्ट वुमेन जज टू बी अपॉइंटेड टू द सुप्रीम कोर्ट बेंच डायरेक्टली फ्रॉम द बार, पहली महिला जो कि डायरेक्टली फ्रॉम द बार अपॉइंट की गई टू द सुप्रीम कोर्ट बेंच, इंदु मल्होत्रा। शी हैज रिजाइन, मतलब रिजाइन नहीं, शी हैज कंप्लीटेड हर टेन्योर, उन्होंने अपना टेन्योर कंप्लीट कर लिया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। That is it for the day. I hope you liked the video. Please do like and subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.